आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कोरोना के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, इस लॉकडाउन को ख़त्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए एंड जो क्राइसिस आएगी इस कोरोना के कारण वो कैसी रहेगी एज़ कम्पेयर टू द क्राइसिस जो 2008 और 1930 में आई थी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो हम लोग बात करते हैं ग्रेट रिसेशन के बारे में। ग्रेट रिसेशन उस पीरियड को बोलते हैं जो 2008 और 9 में आया था। अभी उसको ग्रेट रिसेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप रिसेशन था। मतलब उसमें 1% का ओवरऑल जीडीपी लॉस हुआ था एंड 1% बहुत ज़्यादा होता है। अब कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना ये है कि जो कोरोना के कारण रिसेशन आएगा इट विल बी सिमिलर टू ग्रेट रिसेशन एंड बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ें रिपोर्ट करना भी शुरू कर दी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रांस एक ऐसा देश है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है एंड उसकी जीडीपी बहुत अच्छी है एंड फ्रांस ने रिपोर्ट किया है 5.8% का जीडीपी लॉस। ये बहुत ज़्यादा है। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहला ऐसा फ्रांस का रिसेशन पीरियड है एंड वो भी इतना डीप। तो आप सोचिए बाकी देशों का क्या होगा। इसी के साथ इटली और स्पेन ने भी 4.7 और 5.2% का जीडीपी लॉस देखा है। तो हमको ये डिसाइड करना है कि ये जीडीपी और कितना गिरेगा। मतलब क्या ये ग्रेट रिसेशन से भी ज़्यादा हो सकता है? इसका जवाब जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की डायरेक्टर जो है उन्होंने ही अपने स्पीच में दे दिया है। आप ये स्पीच सुनिए। We anticipate the worst economic fallout since the Great Depression. इसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं ग्रेट डिप्रेशन के बाद पहला ऐसा रिसेशन। अब गाइज अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे 2009 की वो था ग्रेट रिसेशन। ये मैम ने जो बात की है वो है ग्रेट डिप्रेशन। अब बात यह है कि ग्रेट डिप्रेशन क्या है। ग्रेट डिप्रेशन वो पार्ट है जो 1929 में आया था। अब उसको ग्रेट डिप्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 15% का जीडीपी लॉस हुआ था एंड वो इतना बड़ा रिसेशन था कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स 10 ईयर्स तक चले थे। यूएस जैसी कंट्री, इतनी डेवलप कंट्री में 23% की अनएम्प्लॉयमेंट आ गई थी। तो क्या हम लोग उसी फेज में वापस जा रहे हैं? क्या हम लोग ग्रेट डिप्रेशन इस पॉइंट पे हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं? इससे पहले जब भी रिसेशन आए थे तब हम लोग कंटिन्यूसली वर्क कर रहे थे। हम लोग कंटिन्यूसली अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाने के लिए काम कर रहे थे। बट इस बार कोरोना के कारण वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। एंड कुछ रिसर्चर्स तो ये भी बोल रहे हैं कि अगर हम लोग ऑप्टिमिस्टिकली भी चले कि ये कोरोना के आफ्टर इफेक्ट ज़्यादा नहीं होंगे क्योंकि हमने बाय विल काम बंद किया है एंड कोई इकोनॉमिक ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो हम लोग ये सब चीज़ों को कंसिडर करके भी अगर हम लोग देखें तो भी मिनिमम से मिनिमम 10 to 12% का तो इकोनॉमिक लॉस होगा ही। जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम तो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग जीडीपी को कांस्टेंट रखने के लिए हेल्प कर रहे हैं। बट सोचने वाली बात यह है कि मैक्सिमम जो हमारे इधर डोमेन्स है वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आप मेजर डोमेन कंसिडर कर लीजिए, ट्रैवल, होटल, स्पोर्ट्स, थीम पार्क्स, ये जो भी चीज़ें हैं इसमें ऑन वर्क फ्रॉम होम करना पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर हमने आईटी सेक्टर को छोड़ दिया तो बाकी किसी भी सेक्टर में इतना ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा कंपनीज का लॉस हो रहा है एंड इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि आगे जाके ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को निकाले या फिर उनकी जो सैलरी है उसको डाउनग्रेड करे। एंड ये चीज़ बहुत बड़ी जो एक कंपनी है मैरियट, बहुत हमने नाम सुना है वर्ल्ड वाइड, इसने बहुत सारे अपने जो लो लेवल के ऑफिसर्स थे उनको काम से निकाला है टेम्परेरीली एंड जो एग्जीक्यूटिव लेवल के ऑफिसर्स थे उनकी सैलरी को कट किया है। जो अगला एक बड़ा सेक्टर है एजुकेशन का, तो क्या आपको ये लगता है कि हम लोग एजुकेशन घर से करने के लिए रेडी हैं इंडिया में? बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हमको फेस करनी पड़ेगी। जैसे कि इंडिया में बहुत अच्छा स्टेबल इंटरनेट नहीं है बहुत सारी जगहों पे एंड इनफैक्ट आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी देख लीजिए तो रिसर्च बोलती है कि 50% लोगों के घर पे पर्सनल लैपटॉप्स नहीं है एंड 43% लोगों के घर पे तो इंटरनेट ही नहीं है आज तक। एंड इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे इंटरनेट अभी तक पूरी तरीके से नहीं पहुँच पाया। अगर पहुँच भी पाया है तो भी वो स्टेबल नहीं है। अगर हम लोग घर से पढ़ाई की बात करें, अगर मैम का इंटरनेट 1 सेकंड के लिए भी जाता है या फिर स्टूडेंट का इंटरनेट 1 सेकंड के लिए भी वीक होता है तो वो कन्वर्जेशन नहीं हो पाएगा एंड
एक लेक्चर के बीच में अगर किसी स्टूडेंट ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिया तो उसको वो लेक्चर क्या समझने वाला है। द वर्स्ट पार्ट इज कि वो जब कॉन्फ्रेंस चल रही है तो वो बार बार डाउट्स भी नहीं पूछ पाएगा। एंड स्टूडेंट्स को एक एज से पहले इंटरनेट से इतना ज़्यादा एक्सपोजर देना, उनको अपना एक सिस्टम देना जिसपे उन लोग पूरा दिन बैठे रहेंगे, क्या यह सही है? क्योंकि हमको भी पता है इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को एक पॉइंट के पहले नहीं देखनी चाहिए। तो उतना ज़्यादा अगर एक्सपोजर स्टूडेंट्स को मिलेगा तो इसके क्या इफेक्ट्स होंगे? ऑनलाइन लेक्चर्स में स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान देंगे क्या? क्योंकि एक एज ग्रुप से पहले के स्टूडेंट्स को अगर हम लोग कंसिडर करें तो टीचर जो रहती है वो क्लास में ही उनका अटेंशन ग्रास्प करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाती है। एंड ऑब्वियसली वो टीचर्स उतना नहीं कर पाएगी ऑनलाइन लेक्चर्स में। तो स्टूडेंट्स का इस जगह पे लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होगा। एंड इसका एक सोल्यूशन ये है कि पेरेंट्स उनके साथ बैठे रहे। बट पेरेंट्स को भी तो वर्क फ्रॉम होम करना है, तो ऐसा पॉसिबल होगा कि पेरेंट्स उनके सामने हर टाइम बैठे रहे जब जब उन लोग स्टडीज कर रहे हैं? एंड अगर पेरेंट्स नहीं बैठे हैं तो उन लोग स्टडीज कर रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं, किसको पता है? अभी क्योंकि हम लोग इतना सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं तो ये भी सोचना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस कोरोना क्राइसिस का हमारे कंट्री पे क्या इफेक्ट होगा। बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, इस चीज़ में लोगों को हेल्प करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा कर रही है। एंड वो सब गवर्नमेंट ट्रेजरी से आ रहा है, मतलब हमारा ही टैक्स का पैसा है वो। एंड अभी क्योंकि कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, कोई शॉप्स इतने अच्छे से खुले नहीं है, तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में पैसा जा नहीं रहा है बट निकल रहा है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ट्रेजरीज खाली हो रही है। एंड ये चीज़ हमको बहुत इजीली दिख सकती है इस चीज़ से कि बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, इनका जो डियरेंस अलाउंस है वो कैंसिल हो गया है। एंड यूपी गवर्नमेंट ने तो ये तक डिक्लेयर कर दिया कि अभी तक जो बहुत बड़े बड़े होटल्स में इनके कॉन्फ्रेंसेस होते थे, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस, वो अभी नहीं होंगे। एंड जो भी ट्रैवल्स होंगे वो सारे इकोनॉमी क्लास में होंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमको ये पता पड़ता है कि गवर्नमेंट भी धीरे धीरे करके खाली हो रही है। एंड ये चीज़ को भरने के लिए वापस से हमको टैक्स देना ही पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट ट्रेजरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे क्राइसिस के टाइम पे। स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी का एक बहुत जो मेजर हिस्सा है वो सिर्फ इसलिए खर्चा हो रहा है क्योंकि हम लोग जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको घर पहुंचा रहे हैं एंड उनके खाने पीने का अवेलेबिलिटी करवा के दे रहे हैं। बट आपको ये नहीं लगता है कि आज से 2 महीने बाद जब वापस से लॉकडाउन खुलेगा तो यही माइग्रेंट वर्कर्स को सिटीज में वापस आना होगा? क्योंकि ऑब्वियसली उनका मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग सिटीज में ही है। जब तक लॉकडाउन है तब तक उन लोग अपने गांव में रहेंगे, उसके बाद इन लोग वापस आने की जिद करेंगे ही। तो अभी हम लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं इनको भेजने के लिए, बाद में हम लोग इतना इन्वेस्ट करेंगे इनको वापस लाने के लिए। तो आपको ये नहीं लगता है कि बेटर चीज़ ये है कि हम लोग अभी अगर विथ प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस एंड विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस लॉकडाउन खोल दे तो हमको ये इतना ज़्यादा हिस्सा खर्चा करना नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट ट्रेजरी का। एंड ये सब बहुत इवेंचुअली बहुत ईजीली हो जाएगा। हो सकता है मैं ये बहुत छोटे पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ, गवर्नमेंट बहुत बड़े पर्सपेक्टिव से सोच रही है। बट आप क्या सोचते हो ये ज़रूर कमेंट्स में बताना। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि इन माइग्रेंट वर्कर्स का वापस जाना का जो जिद है वो सही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इनको खाना प्रोवाइड कर रही है, बहुत सारे एनजीओज इनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड मैं टोटली अग्री करता हूँ इस चीज़ से, बहुत ही ब्रिलियंट वर्क कर रहे हैं हमारे एनजीओज, बहुत सारे एनजीओज है जो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। बट हमको एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सारे एनजीओज है, सारे नहीं बोलूँगा बट कुछ एनजीओज ऐसे हैं जो वीडियोस बनाते हैं या फिर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स भी है वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करते समय रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड एक नॉर्मल इंसान जिसने आज तक अपना कमाया है एंड खाया है, उसके लिए ये चीज़ वीडियो के सामने किसी और से लेना, ये चीज़ बहुत हार्ड हो जाती है। आप खुद सोच के देखिए, अगर आपने आज तक खुद के इससे सब कुछ किया है एंड एकदम से आपको किसी से लेना पड़ जाए अपनी डेली नेसेसिटीज़ के लिए, तो ये चीज़ हार्ड नहीं होगी। एंड इसका कोई सल्यूशन एज सच अभी तक है नहीं, बिकॉज इसका एक ही सल्यूशन हो सकता है कि हम लोग अपनी कंपनीज को धीरे धीरे वापस से स्टार्ट करें, जैसे उन लोग अपने डेली अर्निंग्स कमा सकें एंड अपने आप से खुद को पाल सकें। इससे गवर्नमेंट ट्रेजरीज भी सेव हो जाएगी एंड ये जो वर्कर्स हैं इनकी ऑकवर्डनेस भी नहीं होगी। अभी हमारे लिए ये सोचना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने लॉकडाउन लगाया क्यों था। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन ख़त्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हमारे लिए हमको ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने लॉकडाउन लगाया क्यों था। क्या हमने ये सोच के लॉकडाउन लगाया था कि हम लोग 21 डेज़ का लॉकडाउन या 2 महीने का लॉकडाउन लगाएंगे एंड हम इस बीमारी से भाग जाएंगे?
तो नहीं, हमने लॉकडाउन इसलिए लगाया था कि हम लोग जो बीमारी आने वाली है उसके इफ़ेक्ट्स को समझ पाएँ, वो कितनी ज़्यादा सीवियर होने वाली है ये चीज़ समझ पाएँ, एंड उससे हम लोग कैसे फाइट करेंगे ये समझ पाएँ। एंड अभी हम लोग काफ़ी अच्छे पोजीशन में हैं। हमको ये चीज़ पता है कि कौन से एनजीओज़ हैं जो हमको हेल्प करने वाले हैं। हमको ये पता है कि हमको किस इंटेंसिटी से पेशेंट्स आने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब ये सही टाइम है लॉकडाउन खोलने का। आपको क्या लगता है? ज़रूर कमेंट्स में शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और यहाँ तक देख लिया है तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब कर दो यार। अगर आपको कहीं भी लगता है कि मैं गलत था इस वीडियो में, तो आपके थॉट्स प्लीज़ शेयर करना कमेंट एरिया में। आई विल बी हैप्पी टू लर्न समथिंग। थैंक यू गाइस।